Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम आपके लिए एसएससी का स्पीड टेस्ट नंबर 33B लेकर आए हैं, जिसमें से जीएस के सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही हमें मजा आएगा। उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा रोचक और आनंद भी हमको मिलेगा। तो हम सब ध्यान देते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। देखिए, आपके सामने जो आज हमारा पहला क्वेश्चन है एसएससी का, एसएससी 33B अच्छा, जब आपको स्पीड टेस्ट बेटा मिला होगा तो स्पीड टेस्ट में एसएससी में जो जीएस का पोर्शन है, जीएस के पोर्शन के जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट है 26 से लेके, मतलब 26 से लेके 50 तक के जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एसएससी में आए हैं और एसएससी के जीएस में आए हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये क्वेश्चन एक करंट अफेयर के पार्ट का है, मतलब इकोनॉमिक का करंट अफेयर पार्ट है। क्या पूछा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन अ चार्ज एज अ सेल चेयरमैन। भाई, सेल के चेयरमैन कौन है? निम्नलिखित में से किसने सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? अब आपकी बात मतलब दिमाग में ये बात आती होगी, भाई सेल क्या है? जैसे सेल, भेल, एचएएल, नाल्को, हिंडाल्को, एनटीपीसी, ये सभी भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है। जैसे देखिए, अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल का जो पूरा नाम है वो क्या है? सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी इंडिया, इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है पूरा? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। अगर हम बेटा बात करें अपने यहाँ, अगर 5 ईयर प्लान की, इसकी बात करें 5 ईयर प्लान की, तो आपको याद होगा कि 5 ईयर प्लान में जो सेकंड प्लान था, मतलब ये कह दें कि दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी, अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने दी थी? देखिए, अब आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कृपया करके आप सभी यहाँ पे ध्यान से चीज को समझिएगा, क्योंकि जितने भी मैं पॉइंट बताऊंगा वो सब इंपॉर्टेंट है। और वो हो सकता है कि जैसे अभी एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, इन फ्यूचर भविष्य में आपसे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और भी तमाम ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दे, क्या है, सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल तैयार किया था या दिया था पीसी महान लोबिस ने। किसने दिया था? पीसी महान लोबिस जी ने। अच्छा, पीसी महान लोबिस का जन्मदिन हर साल हम लोग सीएसओ डे के रूप में 29 जून को मनाते हैं। एक पॉइंट तो देखो, अब आप में इसमें कितने पॉइंट हो गए याद कि सेकंड 5 ईयर प्लान है, किसने दिया? पीसी महान लोबिस। पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महान लोबिस। अच्छा, किस रूप में इनका जन्मदिन मनाते हैं? सीएसओ डे माने सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस डे के रूप में मनाते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? 29 जून के दिवस को सीएसओ डे के रूप में मनाते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, सेकंड वो जो 5 ईयर प्लान था ये किस पे आधारित था? ये आधारित था भारी उद्योगों पर। किस पे है? भारी उद्योगों पर। अच्छा, अब दिमाग में भी विचार आता है, तो जो भारी उद्योगों पे आधारित है तो उस समय क्या भाई समय काल क्या था इसका? सेकंड 5 ईयर प्लान का समय काल था 1956 से लेके 1961 के बीच का समय काल था, क्योंकि पहले वाला जो था वो 1951 से 1956 का था, दूसरा जो 1956 से 1961 के बीच में था। अच्छा, जो दूसरा भारी उद्योग, भाई दूसरा प्लान भारी उद्योग लगा, तो भारी उद्योग में क्या स्टेबल हुए हमारे यहाँ? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के बड़े बड़े प्लांट लगाए गए। कहाँ कहाँ प्लांट लगाए? दुर्गापुर में, भिलाई में और कहाँ लगाया गया? राउरकेला में। इन 3 जगहों पर लगाया गया, इन 3 जगहों पर ये प्लांट लगाए गए। अब आपको पता है, दुर्गापुर माने पश्चिम बंगाल, भिलाई माने छत्तीसगढ़ और राउरकेला माने उड़ीसा। इन क्षेत्रों में लगाए गए। अच्छा, किस देश की मदद से लगाए गए थे बेटा? ये मदद से लगाए गए थे रशिया की मदद से। तो अब यही प्रश्न हमारा है कि सेल माने स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अजय यादव, संजय वर्मा, अश्वनी कुमार या अमरेंदु प्रकाश। अच्छा, मुझे जो इसका आंसर लगता है या जो सही है वो अमरेंदु प्रकाश होना चाहिए। आइए देखते हैं हमारा क्या सही आंसर है। उसके पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी, तो चूंकि भविष्य के लिए आपके काम आएगा। तो इसका जो सही आंसर बेटा, वो सही आंसर क्या है? अमरेंदु प्रकाश। जो भी हमारे प्यारे बच्चे अमरेंदु प्रकाश कह रहे थे, जो भी हमारे प्यारे बच्चे अमरेंदु प्रकाश को बता रहे थे, उन सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, जो भी अमरेंदु प्रकाश को बता रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूं कि पहला प्रश्न जो है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये आपकी पूरा डिटेल हो गया है। अब यहाँ क्वेश्चन में भी ये भी बता दिया मैंने
सेल के नए अध्यक्ष कौन है या कार्यभार संभाला किसने है? अमरेंदु प्रकाश जी ने। तो अमरेंदु प्रकाश बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। मैं समझता हूँ यहाँ अब आपको कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपके दिमाग में नहीं होगी। अब अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन मैन जूनियर एशिया कप 2023? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो इसमें तो बताना ही नहीं, मैं समझता हूँ हमारे सारे बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो क्रिकेट तो जरूर खेलते होंगे, और क्रिकेट खेलते हैं तो सारी बातें आपको ऑलरेडी मेरे क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या है बेटा? भारत इसका सही आंसर है, इंडिया। कभी भी याद रखें, ठीक है। देखो भाई, जूनियर जूनियर एशिया कप की बात हुई ना, जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता था? ये जीता था, इंडिया ने जीता बेटा। किसने जीता है? इंडियन जीता है। श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान नहीं, नेपाल। अच्छा, नेपाल में तो क्रिकेट का कोई चक्कर ही नहीं, मैं नेपाल तो होने नहीं था, मान लो कंफर्म था। हाँ, पाकिस्तान श्रीलंका लग सकता था, लेकिन चूंकि आप युवा हैं, आप सभी जानते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आपको बुद्धिजीवी हैं, सभी जान रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर है बालक, वो इंडिया ही है। तो मैं समझता हूँ जो भी बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे इंडिया बताए हैं, इंडिया कहे हैं, उन सभी का आंसर सही है। जिन्होंने भी इंडिया टिक किया था एग्जाम में, बिल्कुल सही किया था। तो चलिए देखिए, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? ध्यान से देखो। Who has been appointed as a India's representative to the Council of International Civil Aviation Organization? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के परिषद में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो भाई, यहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल एविएशन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में इन चारों में से कौन व्यक्ति हैं जो वहां पर क्या कर रहे हैं? भारत को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में। तो क्या इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर है अंशु माली। कैसे याद रखना है? अंशु माली। भाई देखो, अंशु माली रस्तोगी, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अंशु से अंशु माली जो शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है तो सूर्य हर जगह अपनी छटा बिखेरता है, हर जगह अपना प्रकाश फैलाता है। आप ऐसे भी दिमाग में याद करने का प्रयास करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है, इसको इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं भारत से? अंशुमाली रस्तोगी जी कर रहे हैं। अंशुमाली रस्तोगी जी इसका क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये देखिए, है तो क्वेश्चन ये करंट का बेटा, लेकिन इसको दिमाग में याद रखने का प्रयास करना पड़ेगा। देखो भी, आपने अमरेंदु प्रकाश को पीछे ही पढ़ा था, अमरेंदु प्रकाश को भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, ठीक है। उसी तरीके से अंशुमाली को भी आपने पढ़ा है। ऐसे ही अजय यादव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी भी अपॉइंट हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। इंडिया हैज साइन India has signed 7 agreements in the field of including the trade, commerce, cross-border, petroleum, pipeline and other with which country? आपको बताना है भारत ने किस देश के साथ व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम, पाइपलाइन और अन्य देशों के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने किस देश से इन सारे विषयों पे समझौता किया है? व्यापार वाणिज्य पे, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन पर और अन्य क्षेत्रों पे 7 जगहों पे समझौता किए हैं। तो भारत ने किस देश के साथ ये समझौता किया है? ऑप्शन आपके सामने क्या दिए हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, नेपाल है, श्रीलंका है या संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो बच्चों, मैं बिल्कुल देखिए क्या बच्चे ने किया था। इसका जो सही आंसर था बेटा, वो क्या था? नेपाल था। जो भी बच्चे हमारे नेपाल के साथ जा रहे हैं, नेपाल चूंकि हमारा ही एक पड़ोसी देश है, नेपाल हमारा हिमायती है, इसलिए नेपाल से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने क्या किया है? इसका एक समझौता किया है और ये 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होने का अभिलेख यहाँ से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अग्नि-1 बेसॉल्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण या प्रक्षेपण किया है? देखो, बहुत बढ़िया नाम है, आप यहीं से जान सकते हो बेटा। अग्नि फर्स्ट बेसॉल्टिक मिसाइल, बेसॉल्टिक मिसाइल क्या है? अग्नि फर्स्ट बेसॉल्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी आ सकते हो, अग्नि है, पृथ्वी है, नाग है। इन सारे बातों से क्या स्पष्ट होता है कि कौन सा देश होना चाहिए ऑप्शन के लिए? भारत, रूस, चीन, यूएसए। जी,
बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया था या सही किया था, भारत। बिल्कुल याद रखें बेटा, जब भी अगर भारत की बात की जाएगी, भारत की बात की जाएगी, तो आप देखो दो तीन बातें तो पहले से याद रखो। मिसाइल, मिसाइल सॉरी माफ करेंगे, देखिए अगर हम भारत की बात करते हैं ना बेटा, तो मिसाइल मैन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया ए पी जे अब्दुल कलाम साहब को कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एक बात तो ये आपको स्पष्ट हो गई होगी पहले, एक पॉइंट। अच्छा दूसरा पॉइंट देखिए, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, ठीक है, ये सब तो बेटा मैं समझता हूँ रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह में हर जगह अंकित होता रहता है, बातें पता भी चलती रहती हैं। तो अब देखो जैसे बात किसकी की गई भाई, बात की गई अग्नि प्रथम या फर्स्ट बेसोल्टिक मिसाइल, बेसोल्टिक मिसाइल, इसकी बात की गई है। तो अब ये मिसाइल कौन करेगा भाई? कंफर्म है, स्पष्ट है कि ये भारत ही करेगा। तो भारत के साथ जितने बच्चे हैं, भारत जो बच्चे कह रहे हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल उन सभी का जो है एकदम आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। ठीक है, जो बच्चे भारत के साथ जा रहे हैं वो सभी सही हैं। भारत जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने भारत आंसर किया होगा, भारत का आंसर टिक किया है, मैं समझता हूँ उनका बिल्कुल गलत नहीं है, उनका बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छे, बहुत वेरी गुड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब कलाम साहब का नाम भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है अभी। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन इज रिटन बाय, बहुत बढ़िया है। क्या है? माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम टू इनटू एक्शन। देखो भाई, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन, ये जो बुक है माई जर्नी, मतलब मेरी जीवन यात्रा जो है एक स्वप्न के रूप में परिभाषित हो रही है, स्वप्न के रूप में क्रियात्मक हो रही है। यह जो कृति है, यह जो प्रसिद्ध रचना है, यह किसने लिखी है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन दिए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, या अरुंधति राय हैं। तो क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। अभी देखिए मैंने पीछे नाम बताया और उनकी बुक का नाम फटाक से आ गया। ठीक है, इनकी बुक का नाम, अच्छा इन्होंने ये भी बताया था एपीजे अब्दुल कलाम का, भाई पूरा नाम तो कई बार बच्चे, कई बार आता है एग्जाम में कि पूरा नाम बताइए, तो अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम दक्षिण भारत के थे। जो जो क्योंकि दक्षिण भारत के लोग जब भी अपना नाम बताते हैं, या हम उत्तर भारत के लोग भी अपना नाम बताते हैं, तो बेटा अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मेरा नाम, तो मेरा नाम राजकमल मिश्रा है, तो राजकमल इंद्रभान मिश्रा, तो ये कंप्लीट नाम ऐसे होता है। उसी तरीके से अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम हो गया, तो ये उनके पिता और उनके पिताजी का नाम ऐसे रखा जाता है। अच्छा, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने एक बात कही थी, अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, तो उसको ये मत सोचो कि आप फेल हुए हैं, ये आपके सीखने की पहली जो है लर्निंग की अवस्था है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट टू इन लर्निंग, ये भी आप समझे फेल का मतलब। तो इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। ये हमारे भारत देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, और नागालैंड में एक संबोधन के दौरान में इनका इंतकाल हो गया था, और बहुत ही महान और एक अच्छे साइंटिस्ट हमारे भारत देश के थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, तो अब देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। मोस्कवा नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? मोस्कवा नदी किस देश में बहती है? रूस में, चीन में, तजाकिस्तान में, या जापान में? आपको बताना है क्या इसका सही आंसर है। मोस्कवा जो है नदी किस देश में बहती है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। रूस दिया गया है, चीन दिया गया है, तजाकिस्तान दिया गया है, और जापान दिया गया है। तो बालक इसका जो सही उत्तर है वो है रशिया। क्या उत्तर इसका है? रशिया। याद रखें, अगर हम बात करते हैं रशिया, रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रूबल। क्या है? रूबल। और रशिया में कौन सी ये नदी है? नदी है मास्कवा। आप मास्कवा को मास्को से याद रख लोगे बच्चे, मास्को। अगर मॉस्को बोलें या मास्को बोलें तो इस तरीके से भी आप इसको क्या कर पाओगे? याद कर पाओगे। तो मैं समझता हूँ ये आपको याद हो जाएगा। अच्छा, चीन की बात कर लें, चीन में नदी बहती है जैसे हवांगहो, यांगटीस। ये तजाकिस्तान, ये एक
देखा जाए मध्य एशिया का एक देश है, ठीक है। यहाँ की नदी नहीं है, सिर्फ जो बस झीलों जैसा झील है या नहरें का अवशेष है। जापान में यांगीज यांगीज नदी, तो इस तरह की नदियां वहां पर जो है फ्लो होती हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दें सभी बच्चे, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को घुलनशील चीनी में परिवर्तित करता है? बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है कि स्टार्च एंजाइम स्टार्च को घुलनशील चीनी में परिवर्तित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर? घुलनशील चीनी में परिवर्तित करता है। एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, माल्टोज है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो क्या है इसका सही आंसर? मुझे तो एमाइलेज लग रहा है, आइए देखें। बिल्कुल सही है, एमाइलेज ही करेक्ट आंसर है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को चीनी में परिवर्तित करने का काम करता है, चीनी में चेंज करने का काम करता है। चलिए एक बार इसको आप समझ लीजिए, जैसे ध्यान दीजिए। अगर जैसे हम बात करते हैं बेटा स्टार्च स्टार्च ये स्टार्च है। अब यहाँ पे सॉल्युबल शुगर, ठीक है, सॉरी शुगर है ये। और शुगर में क्या हो रहा है? ये कन्वर्ट होगा, तो किससे होगा? ये एमाइलेज से ही होगा बेटा। कैसे होगा? ये एमाइलेज से होगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल देखो। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मंड किस में कन्वर्ट होता है? स्टार्च में कन्वर्ट होता है। किसकी मदद से? टाइलिन एंजाइम की मदद से। इसीलिए स्वीट ब्रेड फील होता है। जैसे आप कभी रोटी को बहुत देर तक चबाते रहो, तो रोटी चबाने पर मीठी लगती है कि नहीं लगती है? अगर रोटी चबाने पे मीठी लगती है तो इसका मतलब क्या है कि रोटी में पाया जाने वाला मड किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टार्च में। किस उससे? टाइलिन से। हमारा जो जीभ का हिस्सा है, माउथ का हिस्सा है, उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और टाइलिन एंजाइम क्या करता है? इसको कन्वर्ट करने का, इसको चेंज करने का काम करता है। और चेंज करने से इस तरह की पद्धति जो है, इस तरह की बातें हमें पता चलती हैं या हमें इनका ज्ञान होता है। ठीक है। अच्छा, ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन पाचक होते हैं। किसके हैं? प्रोटीन पाचक हैं। माल्टोज ये तो एक ओज का, सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का एक कंटेंट है। इनमें से कोई नहीं, ये कोई नहीं, ये बेकार, इसका कोई मतलब नहीं बेटा। ठीक है। तो अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर इन 4th सेंचुरी बीसी वाज? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? महिष्मती है, राजगृह है, उज्जैन है, या पाटलिपुत्र है? क्या है इसका सही उत्तर? तो आइए एक बार समझ लेते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं 16 महाजनपदों की, बात करते हैं 16 महाजनपदों की, तो 16 महाजनपदों में हम क्या देखते हैं कि मगध जो है बेटा, मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगीर। क्या राजधानी थी? राजगीर। अच्छा, राजगीर का एक और नाम है राजगृह। राजगृह को एक और नाम से जानते हैं, गिरिव्रज। तो इतने नामों से जानते हैं। अब यहाँ पे हमें राजगीर राजगृह मिल रहा है, तो इस हिसाब से हमारा राजगृह आंसर होना चाहिए, राजगृह ही उचित है। अच्छा, महिष्मती की बात करें, महिष्मती ये अवंती, आपने एक पढ़ा होगा अवंती या अवंतिका। अवंतिका की राजधानी जो है वो उज्जैन है। और उज्जैन जो है, उज्जैन अवंतिका को ही एक और नाम से हम लोग जानते हैं, महिष्मती। तो महिष्मती इसे कहते हैं। इसके बाद में राजगृह हो ही गया है। अब उज्जैन इसी की राजधानी है। पाटलिपुत्र ये पटना कहा जाता है बेटा। ये क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो बी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें क्या दिखा रहे हैं, मगध की राजधानी ईसा पूर्व शताब्दी पाटलिपुत्र है। ये माफ करिएगा, पाटलिपुत्र है। देखिए मैंने जो आपको बताया वो राजगृह है, लेकिन अब यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है ये समझो पहले। हमने जो बताया वो राजगृह होना चाहिए, आ रहा आंसर क्या है आपका? देखो आंसर आ रहा पाटलिपुत्र। तो अब मामला फंस गया, डाउट हो गया है नहीं। अब डाउट कैसे क्लियर होगा? देखो क्लियर कैसे होगा। 16 महाजनपदों की खोज कब की गई? 16 महाजनपदों की खोज की गई थी ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। ठीक। अब ईसा पूर्व छठी शताब्दी में है, इस बात का हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है? इस बात का प्रमाण हमें मिलता है
बौद्ध आगंतुर आगंतुर निकाय से हमें यहाँ से इस बात का पता चलता है। तो अब समझो पहले कह क्या रहा प्रश्न, ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, यहाँ अच्छा हमें तो पता है छठी शताब्दी या 6 BC 600 BC ये, लेकिन यहाँ बात की गई किसकी, फोर्थ की। तो जब फोर्थ की बात की गई तो राजगृह की जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे पाटलिपुत्र होना चाहिए। छठी शताब्दी में बात करेंगे तब राजगृह, छठी शताब्दी के पहले बात कर लेंगे तो पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो बच्चे लगाए थे सही आंसर वो बिल्कुल सही था। वैसे माफ कीजिएगा अगर कुछ बच्चे राजगृह लगाए हैं तो भी सही है, लेकिन बेटा इतना जरूर ध्यान देना, राजगृह जब कहा जाए तो यहाँ सन एक बार जरूर चेक कर लेना कि यहाँ पे चौथी की बात की गई कि पहले की बात की गई है। अगर चौथी की बात की गई है तो पाटलिपुत्र लगाना है, अगर छठे की बात करेंगे तब आपको राजगृह लगाना है। दो बातों पर ध्यान दो, देखो मैंने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और मैंने किया और मेरी गलती हुई, मुझे अपनी गलती स्वीकार है। तो कृपया आप भी इस गलती को अपने स्वीकार करिएगा। अगर गलत हो गया होगा तो प्रयास करें कि सही करें, जल्दीबाजी में प्रश्न को ना पढ़ें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है, पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कितने वर्षों की अवधि के लिए पद पर रहेंगे। अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन शैल होल्ड ऑफिस ऑफ द टर्म हाउ मैनी ईयर। हाँ अब देखो वर्तमान में जो हम ये कह दें, वर्तमान में जो सूचना आयुक्त हैं, सूचना आयुक्त का मतलब हो गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सूचना आयुक्त है ना, तो सूचना की बात की गई है, इंफॉर्मेशन सूचना आयुक्त है। तो वर्तमान में जो सूचना आयुक्त हैं वो कितने वर्षों के लिए आए हैं, तो मेरे ख्याल से तो बेटा इसका आंसर जो है 3 होना चाहिए, 3 साल, 3 ईयर। तो आइए देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। यस बिल्कुल जो है 3 ईयर है। अब आप सभी कमेंट में इसको लिखिएगा कि वर्तमान में कौन है इस समय सूचना आयुक्त, प्यारे बच्चों। ओके, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, तब तक हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, आपके सामने है। भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है, हु इज प्रेजेंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की चीफ कौन है इस समय, ऑप्शन है आपके सामने, अरूप राहा है, मनोज पांडे हैं, दलवीर सिंह सुहाग हैं, या जनरल बिपिन रावत साहब। देखो बच्चा एक बात ध्यान देना, बिपिन रावत साहब अब नहीं रहे हैं, इनका देहावसान हो चुका है, ठीक है, तो ये तो अब नहीं है, ये मैं बात कंफर्म है। अच्छा मनोज पांडे जी, अगर लखनऊ गोमती नगर की बात करें, कैप्टन मनोज पांडे चौराहा यहाँ बना है, वर्तमान में ये भी वैसे अब नहीं है। हाँ अगर कोई दूसरे मनोज पांडे हैं तो एक अलग बात हो सकती है, ऐसे दूसरे बिपिन रावत जी हैं तो भी अलग बात हो सकती है। तो आइए ध्यान देते हैं क्या है, इसका जो सही आंसर है वो मनोज पांडे ही है बेटा, ठीक है, मतलब ये है कि दूसरे व्यक्ति हैं। अरूप राहा साहब गलत आंसर है, दलवीर सिंह सुहाग गलत, बिपिन रावत गलत। तो सही आंसर क्या है बेटा, वर्तमान में भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है, वर्तमान प्रमुख कौन है, मनोज पांडे जी। तो प्रमुख कौन है, मनोज पांडे जी। तो आप मनोज पांडे को बिल्कुल करेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। ओके, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कितना अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। यहाँ अगर हम कहें किस पंचवर्षीय योजना को, किसको, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान इज नोन एज अ गॉडगिल योजना। तो गॉडगिल योजना किसे कहते हैं, तो गॉडगिल योजना के हिसाब से किसे हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान को। देखिए हमें स्टार्टिंग में 3-4 प्लान के नाम याद रखने हैं, वो गलती नहीं करनी है, एक बार देख लीजिए जल्दी से। देखिए मैं बताऊं, सबसे पहले 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को क्या आया था, प्लानिंग कमीशन आया था, आप सबको ये पता है, हमें भी ये पता है। प्लानिंग कमीशन आया था, एक बात, ये सबको स्पष्ट है, नहीं स्पष्ट है, एक बात। अच्छा अब देखिए दूसरी बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन का उद्देश्य क्या था बेटा, प्लानिंग कमीशन का उद्देश्य था 5 ईयर प्लान का निर्माण करना, 5 ईयर प्लान का निर्माण करना या उसको बनाना। तो अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान और फोर्थ 5 ईयर प्लान, 3 की बात कर लें। देखो पहले वाला जो मॉडल था वो मॉडल दिया था, आप लोगों ने कभी नाम पढ़ा होगा हेरोल्ड डोमर, क्या नाम है, हेरोल्ड डोमर। तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पहला मॉडल था। अच्छा ये जो पहला मॉडल था इसका जो समय काल है 1951 से लेके 1956 के समय का है। नंबर 2 जो है वो था पीसी महान लोबिस का, पीसी महान लोबिस का। बस इसी में आपको क्या कर देना है, 5 साल और ऐड कर लेना है, ठीक।
अच्छा, तीसरा मॉडल क्या था? गॉडगिल, गॉडगिल योजना पे आधारित था। अब इसमें क्या करना है, फिर से 5 साल ऐड कर लेना है, ऐसे कर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरे के बाद में फिर 3 साल का यहाँ गैप होगा, 3 ईयर का क्या है यहाँ पे, 3 ईयर का यहाँ पे गैप हो गया, उसे हमने बोला प्लानिंग गैप। क्या बोला? प्लानिंग गैप। फिर चौथा जो है स्थिरता के साथ विकास मॉडल पे आधारित था। स्थिरता साथ स्थिरता के साथ विकास, ठीक है, क्योंकि 62-65 में भारत, चीन और भारत पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, तो इसलिए तो ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला गॉडगिल के नाम से हमने कहा ना, गॉडगिल योजना, तो गॉडगिल योजना थर्ड 5 ईयर प्लान को कहा गया बेटा। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो बच्चे हमारे बताए थे वो बिल्कुल सही आंसर है। तो अब मैं समझता हूँ यहाँ तक की बातें आपको स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, गलत नहीं है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, ये वाला जो था स्थिरता के साथ विकास वाला है ये, ठीक, ऐसे ये, तो ये जो है यहाँ फोर्थ होना चाहिए, फोर्थ, और ये होना चाहिए सेवन्थ, सेवन्थ वाला हिस्सा, ठीक, ये, और बाकी सेकंड है ये। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक की चीजें जो है स्पष्ट हो गई हैं, क्लियर नहीं है, सही क्लियर है आप सभी को, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि स्टार्टअप इंडिया एक पहल है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना है, ठीक है। क्या है देखिए, स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव एम ऑफ द फॉर, ठीक है, फॉस्टरिंग। स्टार्टअप इंडिया का क्या प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप है, स्पोर्ट्स पर्सन है, शॉपकीपर है, या ड्राइवर है? क्या है इसका सही आंसर? ठीक, तो आइए देखिए, इसका जो सही आंसर होना चाहिए उद्यमिता होना चाहिए। किसके लिए? इंटरप्राइजेस के लिए उद्यमिता होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं तो ये किसके लिए है? ये उद्योगों के लिए, उद्योगों को बढ़ाने के लिए, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए। अच्छा, अब देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, दो प्रकार की स्कीम, अगर हम बात करें भारतीय योजनाओं जो हैं, दो प्रकार की योजनाएं हैं, ठीक है, क्या क्या है? टू स्कीम आई थी हमारे यहाँ, अगर कहें, एक था स्टार्ट अप इंडिया और एक है स्टैंड अप इंडिया। देखिए, अब है क्या, स्टार्टअप का मतलब ये है किस तरीके से हम, मतलब कुशल, कुशलता से सक्षमता की ओर बढ़ें, कुशलता से सक्षमता की ओर बढ़ें, और यहाँ पे सक्षमता से, सक्षमता से आत्मनिर्भर, या ये कहते हैं स्वावलंबी बने। क्या बने? स्वावलंबी बने। तो ये कैसे बने, इसमें ये बताया गया है। तो उद्यमिता क्या है, किस तरह से हम लोगों को सक्षम बनाएं, किस तरह से लोग जो है अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ पाएं। तो दो स्कीम है, एक स्टार्टअप है, एक स्टैंड अप है। तो दो है, स्टार्टअप से स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे, स्टैंड अप से हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ रिलायंसेबल बनेंगे हम। तो इसलिए इसका जो है ये उत्तर बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? प्रश्न क्या है कि फॉसिल आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, जीवाश्म किस चट्टान में नहीं पाए जाते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इग्नियस माने आग्नेय शेल, मेटामॉर्फिक माने रूपांतरित या कायांतरित सेल। अच्छा, एक और बात, मेटामॉर्फिक को रूपांतरित के साथ साथ कायांतरित भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कायांतरित भी कहते हैं इसको, ठीक है। सेडिमेंट का मतलब है अवसाद या तलछटी, या इनमें से कोई नहीं। अब बात किसकी की गई है कि किस चट्टान में नहीं जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इग्नियस में नहीं पाए जाते हैं। इग्नियस सबसे नीचे की परत होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये हमारा अर्थ का लेयर है, अर्थ का सरफेस है, ऐसे ये अर्थ लेयर है। जब अर्थ लेयर में कभी कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है, मान लीजिए पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से कभी भी अगर वोल्केनो इरेप्शन होता है, वोल्केनो इरेप्शन होता है, तो एक धुएं नुमा आकृति जो है फॉग के रूप में यहाँ से जो है वो बाहर निकलती है। इस अवस्था को हम कहते हैं क्रेटर।
और क्रेटर से क्या होता है, फॉग आता है, फॉग माने धुएं से आकृति होती है, और थोड़ी देर बाद में वोल्केनो इरप्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, वोल्केनो इरप्शन होता है। यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन के दौरान पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र का जो लावा है वो बाहर आता है, लावा जो है वो बाहर आता है, और लावा के आने के बाद में ही ये लावा जो है बाहर आता है, और लावा बाहर आने के बाद में ही होता क्या है कि इस तरह की लेयर बनती है। जैसे मान लीजिए सबसे अगर नीचे की हम बात करते हैं, ये लेयर थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, तो सबसे नीचे वाला जो लेयर है वही हमारा इग्नियस रॉक का हिस्सा है, इग्नियस। ठीक है, फिर अगर आते हैं नीचे तो ये हो जाता है मेटामॉर्फिक, ये फिर आते हैं तो सेडिमेंट्स, ये तो ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या है, आग्नेय शैल है। इसमें भी दो तरह के पार्ट होते हैं, एक हो जाता है इंट्रूसिव, एक हो जाता है एक्सट्रूसिव। तो यहाँ पे जीवाश्म नहीं बनते, इन जगहों पे जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, आग्नेय शैल है। तो आग्नेय शैल जो आप बताएंगे वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही होगा। एक और बात ध्यान दें, एक टर्म आता है कभी कभी अंग्रेजी का पेट्रोलॉजी। अगर हम कहें स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ रॉक्स कहलाता है पेट्रोलॉजी। तो आप पेट्रोलॉजी पे जरूर ध्यान दें। पेट्रोलॉजी जैसे टर्म भी जो है कई बार प्रयोग किए जाते हैं, कई बार ये टर्म आते हैं, इसको आप समझे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत उचित बात है। अब हम समझते हैं अगला जो है हमारा नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ना। क्या लिखा है कि माल्टोज कन्वर्ट इन ग्लूकोज, बहुत बढ़िया है, ध्यान दें, माल्टोज कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। अब यहाँ पे आपको एंजाइम भरना है, इन चारों में से क्या होगा। देखिए, एरिप्सिन है, माल्टोज है, सुक्रोज है, या लाइपेज है। इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए माल्टोज। माल्टेज ही माल्टोज को कन्वर्ट करता है, किसको करता है, यहाँ देखें, माल्टोज ही, माल्टेज ही माल्टोज को कन्वर्ट करता है। माल्टेज, यहाँ माल्टेज, यहाँ माल्टोज, तो यहाँ पे ए है, वहां पे ओ है, इस तरह का फर्क है। माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल सही। अब आपके सामने एक अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख है। आर्टिकल 16 में है, आर्टिकल 17 में है, आर्टिकल 18 में है, आर्टिकल 22 में है। तो आइए एक बार इसको ध्यान से हम लोग देख लेते हैं, ये कहाँ पर अंकित है, कहाँ पर इस बात को बताया गया है, कहाँ पर इस बात को समझाया गया है। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 3 में है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में है। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, 16, 17 और 18, ये जो चार हैं हमारे, ये राइट टू इक्वलिटी हैं, माने इसमें हमारा समानता का अधिकार बताया गया है। इसमें अगर हम कहें तो ये समानता अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता, क्या कहता है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, समता। 15 कहता है जन्म, वंश, कुल, लिंग, धर्म आदि की स्वतंत्रता। 16 कहता है लोक नियोजन समान अवसर, ये क्या कहता है, लोक नियोजन में समान अवसर, समान अवसर। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। 18 कहता है लोक उपाधियों का अंत भी किया जा सकता है, लोक उपाधियों का अंत किया जा सकता है। लेकिन याद रखना है, लोक उपाधि जो शैक्षणिक हो या सेना के क्षेत्र से हो, इनको दोनों को छोड़ के बाकी सबकी उपाधि का अंत जो है वो किया जा सकता है। तो इस हिसाब से ये वाला सही है। तो आर्टिकल 17 होना चाहिए अस्पृश्यता, ये अस्पृश्यता के लिए 17 जो है वो ज़्यादा उचित है।
तो मैं समझ पाता हूँ कि आप ये जो है समझ पाए होंगे या कर पाए होंगे। तो आर्टिकल नंबर अगर 17 की बात करें तो वो बिल्कुल सही आंसर है। तो यस, देखिए आर्टिकल नंबर 17 जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कोई डाउट नहीं है, चीज़ें एकदम क्लियर हैं, आपको अच्छे समझ में आ रही हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में के अंतर्गत किया गया है? तो ध्यान दें, बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट नंबर 4A में है, और अगर आर्टिकल नंबर की बात करें तो आर्टिकल नंबर 51A में है। तो ऐसे में 51A ही होना चाहिए, जिसमें 11 ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। और जो अभी सबसे लास्ट में 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई है वो राइट टू एजुकेशन है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है, एजुकेशन राइट, वो रखा गया है, जो कब आया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो आर्टिकल नंबर जो है बी, मैं समझता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस तरह से आप आंसर नंबर बी जो है वो करेंगे आप सभी, और बी जो है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो यस, बी इज अ करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आप सबको क्लियर होंगी, और 42 तक के क्वेश्चन आपके हो गए हैं, बस 7 से 8 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। जल्दी से उसको हम और देख लेते हैं ताकि वो हमारा पूरा क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष डिजिटल इंडिया योजना की घोषणा की गई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया स्कीम अनाउंस्ड इन फॉलोइंग ईयर, किस वर्ष डिजिटल इंडिया आया था? 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में? तो क्या इसका सही आंसर है बेटा? 2015 में आया था डिजिटल इंडिया। कब आया था? डिजिटल इंडिया को जोड़ा गया था 2015 में। तो 2015 में डिजिटल इंडिया आया था। तो जो भी बच्चे 2015 करेंगे वो सभी का बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन ये है, रेत के टीले निम्नलिखित में किस पर्वत के उदाहरण हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखो, सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स आर एग्जाम्पल, सैंड ड्यून्स किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। रेजिडुअल माउंटेन्स, अवशिष्ट पर्वत हैं, संचित एक्यूमुलेटेड लिखा है पर्वत, या फोल्ड माउंटेन, नन ऑफ दिस। देखो बच्चा, मुझे तो नन नहीं लगता, फोल्ड नहीं लगता, ये नहीं लगता, शायद बी है। आइए देखते हैं। यस, बी इज द करेक्ट है। बी ही क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। मतलब अगर संचित किए गए होंगे तो भी सैंड ड्यून्स बनेंगे, याद रखेंगे। अगर संचित किए गए होंगे, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सैंड ड्यून्स की, तो सैंड ड्यून कब किए होंगे? जब वो एक्यूमुलेटेड होंगे। क्या होंगे? एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड माउंटेन होंगे, तभी वो ऐसे किए गए होंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो है बिल्कुल आपके लिए स्पष्ट है, बाकी तो सब सही है। तो यहाँ तक की चीज़ें किसी को कोई डाउट नहीं होंगी, स्पष्टता समझ में आ रही होंगी, बाकायदा पूरा क्लियर है, अच्छे समझ आपको आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को हेरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित किया गया है? ये मैं अभी आप देखो बताया था, अभी आपको एकदम क्लियर तरीके से, मैं समझता हूँ यहाँ कोई डाउट नहीं है। क्या पूछा गया है कि हेरोल्ड डोमर मॉडल किसे कहा गया था? तो बच्चा फर्स्ट 5 ईयर प्लान होना चाहिए इसके लिए, पहला ऑप्शन सही है। सेकंड 5 ईयर प्लान को तो हमने अभी बताया आपको पीसी महालनोबिस कहते हैं। फोर्थ 5 लाइन स्थिरता के साथ विकास पे है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो ये भी डेवलपमेंट के लिए है, बिल्कुल सही है, आप सब समझ पा रहे हैं ये। तो क्या है इसका सही आंसर, आइए देखते हैं। तो पहला जो सही आंसर है, पहला बिल्कुल सही है, बाकायदा बिल्कुल सही है। अब देख रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं 1951 से लेके 1956, तो ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यही हेरोल्ड डोमर मॉडल है, और यही हेरोल्ड डोमर मॉडल की संज्ञा दी गई थी, और ये ऐसे था ये। अच्छा, एक और बात ध्यान देंगे, पहला जो प्लान था हमारा वो कृषि पर आधारित था। किस पे आधारित था? वो कृषि पर आधारित था। तो कृषि पर आधारित था पहला पहला प्लान। तो पहला किस पे आधारित था? कृषि पे आधारित था। भाई ये भी ध्यान दिया गया था किस तरीके से एग्रीकल्चर को हम डेवलप कर पाए, या जिसमें कृषि का उत्पादन हो और देश हमारा जो है कृषि क्षेत्रों की ओर विकास करे। भाई देश तभी विकास करेगा जब देश क्या हो, पहले खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो।
किसी भी देश में याद रखिएगा हमेशा, किसी भी देश की अगर हम बात करते हैं, हम किसी भी देश की, तो देश में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एक कृषि कैसी है उस देश की, और नंबर दो उस देश का बैंकों का सिस्टम कैसा है, बैंकों की संरचना कैसी है, बैंकों की वित्तीय साख क्या है, वित्तीय व्यवस्था कैसी है। ये अगर दो चीजें में हैं तो हम किसी देश के विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। अन्यथा हम किसी देश के डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, वो चीजें हमारे लिए उतनी उचित नहीं हो पाएंगी। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक की बातें आप सबको स्पष्ट हैं, चीजें एकदम क्लियर हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेंशन इन द फॉलोइंग शेड्यूल। दल बदल विरोध कानून प्रणाली निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है बताई गई है? अनुसूची 9 में है, अनुसूची 8 में है, अनुसूची 10 में है, अनुसूची नंबर 6 में है। तो आइए देख लेते हैं, अनुसूचियों की बात करते हैं। अच्छा बालक, अगर हम अनुसूचियों की बात करें प्यारे बच्चों, तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। जो पहले बनी थी तो वो 8 थी, बाद में 4 अनुसूची जोड़ दी गई थी, तो अब टोटल जो है 12 अनुसूची हैं। अगर हम जो 4 जोड़ी गई अनुसूचियां हैं उसको लिख लेते हैं, और 8 को हम आपको मोहजवानी जो है बता देंगे क्या है। तो देखो भाई, 9वां नंबर, 10वां नंबर, 11वां नंबर और 12वां। 9वां नंबर में भूमि सुधार का विषय है, भूमि सुधार का विषय है। 10वें में दल बदल प्रणाली का विषय है, दल बदल प्रणाली का विषय है, ठीक है। 11वें में पंचायती राज व्यवस्था का विषय दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था है। 12वें में नगर पालिका का विषय दिया गया है। ऐसे तो ये तो 4 भैया बाद में जोड़ी गई है। अब अगर हम देखें स्टार्टिंग से कि 1 से लेके 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, इसमें क्या क्या है? देखो, पहले वाले में जो है संघ और राज्य क्षेत्र का विषय है, दूसरे वाले में संघ राज्य क्षेत्रों के विषय और उनके औथोरिक डिक्लेरेशन, उनसे जुड़े हुए विषयों का प्रमाण है। तीसरे में राज्यसभा सीटों के आवंटन आवंटन के विषय को समझाया गया है। चौथे की बात करें तो चौथे में क्या है, जो ये कहते हैं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ अन्य व्यक्तियों की सीटों, जैसे राज्यसभा की सीटें, अन्य चीज़ों का जो है ओथ है। पांचवें में अनुसूचित जाति जनजाति, छठे में अनुसूचित जाति जनजातियों में जो विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है। अगर उसको टर्म में शॉर्ट को समझे तो एटीएम करके कर सकते हो आप, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर का विषय है। 8वें में जो है लैंग्वेज है, भाषाओं का विषय दिया गया है ये। तो इस तरह से है टोटल। तो भी यहाँ जो हमारा प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न क्या था कि दल बदल कानून के लिए बात करें तो 10वां जो है, 10th जो है मेरे ख्याल से वो होना चाहिए। बिल्कुल, आइए देखिए क्या है। बस बिल्कुल 10वां जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, जितनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी अच्छे से आपको। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो भैया, पानीपत की अगर बात करें तो इतिहास तो मेरा प्रिय विषय है बच्चों, आप जानते भी हैं। इतिहास में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं पानीपत की। पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की 1526 में, माफ करेंगे, 1526 में हुई है, ठीक है, इब्राहिम लोधी बाबर के बीच में। दूसरी लड़ाई 1556 में हुई है, अकबर और हिमू के बीच में। और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई है, ये कहते हैं ब्रिटिश हुकूमत और अफगानी या बंगाली मुसलमानों के बीच के द्वारा हुई थी ये, जिसमें मीर कासिम अहमद शाह अब्दाली जो है वो काफ़ी अच्छा जो है विषय देख के गए थे। तो यहाँ तो ये होना चाहिए अकबर और हेमचंद या विक्रमादित्य, हेमू कह सकते हो आप इसको, हेम को या हेमू कह सकते हो, हेमू कहते थे। तो ये सही है इसमें आंसर। तो यस, बिल्कुल 47 का जो सी है, जितने भी प्यारे बच्चों ने हमारे सी आंसर किया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद थे, एस बी पटेल साहब थे, बी आर अम्बेडकर साहब थे, के एम मुंशी साहब थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही बेटा, तो इसका जो सही आंसर है वो बी आर अम्बेडकर है, याद रखेंगे। जब भी बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 8 सदस्य थे। कितने थे? 8 सदस्य थे। और प्रमुख जो व्यक्ति थे वो बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इनके अलावा डी पी खेतान, इसके बाद में अगर कहें तो के एम मुंशी, अयंगर साहब, ठीक है,
अन्य तो सब बहुत ढेर सारे व्यक्ति थे, टोटल 8 लोग थे, तो 8 का ही काफी जिक्र आता है। ठीक है, ये सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, बिल्कुल। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं? 8 सितंबर, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, क्या है? देखो, 5 सितंबर को तो टीचर्स डे हो जाता है, 8 अक्टूबर को नहीं भाई, 10 दिसंबर को तो है ह्यूमन राइट डे है, ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। तो 8 सितंबर जो है बिल्कुल सही है बेटा। मैं चलिए आपको 2-3 बातें बता देता हूँ, स्पष्ट ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये कह दें शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में ये मनाते हैं हम लोग 5 सितंबर को। अगर आ जाए कभी विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे, तो विश्व शिक्षक दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये मनाते हैं 5 अक्टूबर को। फिर अगर हम बात करते हैं बेटा साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस, ठीक है, ये साक्षरता दिवस या लिटरेसी डे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसे कहें शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस के रूप में अगर कहें तो 11 नवंबर को मनाते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की याद में। और यहाँ पे अगर हम कहें अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस, तो इसे मनाते हैं 8 सितंबर को। तो अब आपको देखिए, आपको इतने मैं बताया हूँ, इतने याद रखिएगा, शिक्षा के विषय से जुड़े हुए। हो सकता है भविष्य में कोई भी आपसे एक जो है पूछा जाए, तो भविष्य में आप इसको याद कर पाएं या अच्छे से कर पाएं। बस अब ये लास्ट क्वेश्चन हम आपके सामने है, जल्दी से देख लीजिए। निम्नलिखित में किसने भारत रत्न में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द फर्स्ट इंडियन भारत रत्न, सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो एस राधाकृष्णन है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसका दिवस हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो है बिल्कुल सटीक और सही रहा है। आज का विश्लेषण यहाँ पे कंप्लीट रहा है आप सभी का। तो प्यारे बच्चों, अगली दफे हम लोग फिर मिलेंगे सेशन में। तब तक के लिए सेशन को आज खत्म करते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बेटा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.